अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आज पूरे दिन विटनेस किए गए। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब की गई, काफी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी किया गया और ओवरऑल कुछ मार्केट के अंदर चेंज इस वजह से भी दिखाई गया क्योंकि मार्केट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे तो लोग इंटरेस्ट नजर जो लेते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि इन्वेस्टर्स की जानिब से काफी हद तक इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ आज की मार्केट में। और कुछ स्क्रिप्ट्स में जिनमें देखा गया था काफी हद तक सेलिंग प्रेशर, आज के दिन काफी हद तक बाइंग देखी गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,101.78 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट के 42,350.23, लोअर वॉज 42,030.61 एंड फाइनली क्लोजर 42,204.03 का, यानी कि 102.25 का इजाफा देखा गया। ओवरऑल मार्केट के अंदर 42,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट नजर आ रहा है। इट मींस के ओवरऑल कंसोलिडेशन प्रोसेस इस वीक में भी और लास्ट वीक में भी देखा गया था। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 438.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 28.42 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 18.99 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, टीआरजी पाक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं हेल्दी गेन्स के साथ 2.85 का इजाफा, 75.72 पे क्लोजर, 33.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लोटे केमिकल सेकंड स्पॉट पे 0.94 का इजाफा देखा गया, 14.18 पे क्लोजर रहा, 27.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड थर्ड स्पॉट पे 0.62 का इजाफा, 27.92 पे क्लोजर, 26.15 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में भी दिखाई दे रही है और स्क्रिप्ट वाइज भी हम नंबर्स देख रहे हैं काफी हद तक गेन्स की तरफ जा रहे हैं। इट मींस के इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर अभी 2 ट्रेडिंग सेशन मजीद बाकी हैं, तो अब मार्केट के अंदर ओवरऑल कुछ एक हम कहेंगे एक्टिविटी दिखाई दे रही है। फाइनली नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने एक्सक्लूसिव टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं जिसमें कोरोना सबसे ज्यादा जो एक सेकंड वेव है काफी उसका स्पाइक जो है वो हीट अप हो रहा है, यानी कि काफी हद तक दिखाई दे रहा है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो एक ऑपोजिशन का नॉइज नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी जा रही है आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत कोई भी मुल्क अपने ज़राए को भरपूर तरीके से इस तरह इस्तेमाल करता है जिसके नतीजे में मुल्क के अवाम की हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत को विरसे में बदतरीन मईशत मिली। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े जिसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई, जबकि स्टॉक मार्केट ने भी खूब तरक्की हासिल की। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करती मईशत और सार्फिन की बेहतरीन मंडी बनकर उभरा। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंची। दहशत गर्दी में खातिर कमी के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवस्सित तबके की जमात है जिसकी बेहतर पॉलिसीज से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ने नई बुलंदियां हासिल की जिनके तहत सी पैक का नया मरहला शुरू हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान को मौशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना देगा। इस मजबूत पाक चीन पार्टनरशिप के साथ ही दिफाई हवाले से भी नए मैदान सामने आए। इसी दौर में 3 नए डैमों की तामीर पर अमली काम भी शुरू हो चुका, जिनमें से एक इमरान खान के पहले दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह ऑपरेशन भी हो जाएगा। जो कंपनियां पहले पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे नहीं थी अब वो मुतवज्जे हो रही हैं। पाकिस्तान माजी की निस्बत इक़्तिसादी सरगर्मियों की इंतहा पर पहुंचने वाला है। बैनुल अक़वामी जरीदे लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है। चीन बुनियादी ढांचे के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। यही नहीं, आलमी इदारों ने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफे का एतराफ़ किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ की जहां बात हो रही है, ओवरऑल ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर्स हैं उनकी तादाद में भी इस बार कुछ कमी देखी गई है। जहां ग्रोथ का ताल्लुक होता है तो वहां एक हम कहेंगे जिम्मेदार शहरी या जिम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम टैक्स भी प्रॉपरली फाइल करें या हम फाइलर की जो लाइन है या उसकी जो एक ट्रैक है उसमें आए, ताकि हमारे मुल्क में जो एक हम पैसा देते हैं वो भी वाइट हो सके और प्रॉपरली ये भी दिखाया जाए कि हाँ भाई अब ये तरक्की हो रही है तो इसमें हमारा भी हाथ है। सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं होता, अपना भी
पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। चलें इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद साहब, आप चेयरमैन हैं KSB सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में जब इतने सारे चैलेंजेस हैं उसके बावजूद अब जो नंबर्स जा रहे हैं वो थोड़ी सी इंक्रीजिंग क्वांटिटी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? जी, तो ये साल 2020 तो सारी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल था और पाकिस्तान की इकॉनमी ने बाकी मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। हमारी इकॉनमी श्रिंक की है बाय 0.5%, मगर अगर आप एशियन मार्केट देखते हैं तो दे हैव डिक्लाइन बाय मोर देन 5%. So Pakistan almost has been an outlier because the government did not close down the economy. तो ये जो गवर्नमेंट की स्मार्ट लॉकडाउन की सिर्फ डे वन हमने देखा मार्केट नहीं क्लोज हुई, कोई ऐसे जो मेजर्स नहीं लिए गए जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो। तो इट्स अ गुड आइडिया कि ये तमाम चीजें ऑन ट्रैक भी रहीं और कोरोना भी जैसी एक परेशानी को, या हम कहेंगे इतनी बड़ी डिजास्टर को हमने जो है वो टैकल किया। एब्सोल्युटली, क्राइसिस को तो हमने अच्छी तरीके से डील कर लिया, मगर अगले साल दैट विल बी द रियल टेस्ट बिकॉज दैट्स बाकी दुनिया की इकोनॉमीज भी ग्रो करेंगी अब। तो क्या हम इस मोमेंटम को मेंटेन कर सकते हैं? दैट विल बी द की टेस्ट बिकॉज ये जो सारी इकोनॉमीज है, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी जो इस साल ऑलमोस्ट 9% से डिक्लाइन की है, वो अगले साल रिकवरी करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप द मोमेंटम। अली, हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी या हम कहेंगे ऑर्डर्स है उनके पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो उन 10 कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज में आया है। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की पॉलिसीज और पाकिस्तान की जो अभी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है वो अभी सही मोमेंटम पकड़े हुए है। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो रिपोर्ट के जिसका आप रेफर कर रही है उस रिपोर्ट में उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ADB और IMF तो उसका जिक्र किया था, और उसकी तो अनाउंसमेंट आपने सुनी ही होगी, ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की अनाउंसमेंट आती है। तो यू आर राइट, आपकी रिपोर्ट ने भी ये भी बोला कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज एंड DFIs काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी जो हमें दिखाई दे रहा है कुछ गैप, एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंपोर्ट को कर्टेल किया है, प्रॉपर्ली श्रिंक किया है। आने वाले दिनों में अगर रुपी ऐसे ही अप्रिशिएट होता रहा तो क्या हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स मजीद इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वी आर द बेनिफिशरी, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो कंट्रीज के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं तो वो हम एक्सपोर्ट के नंबर्स हमारे इसीलिए भी इंक्रीज हो रहे हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो वहाँ भी हमारे पास 6 ईयर्स 7 ईयर्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो अब क्या दिखाई दे रहा है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो? आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को पे आपने आई है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है, और जिस तरह आपने बोला कि गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी भी एक्सपोर्ट्स थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट आई थी तो पिछली हुकूमत का यही नुकसान था, उनका जो गलत पॉलिसी थी कि हमारी कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ थी, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ नहीं थी, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही थी जिसकी वजह से डेफिसिट आ गया। मैन्युफैक्चर होना चाहिए पाकिस्तान बिल्कुल, और अब वो रिजल्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के नजर आ रहे हैं, और कोविड हैज हेल्प्ड अस बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश, इन इकोनॉमीज में सप्लाई चेन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से जैसे आपने बोला कि टेक्सटाइल सेक्टर को पिछले महीने वो रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट, मगर अब दी सेक्टर नीड एक्सपेंशन और ये एक्सपैंड कर रहे हैं। एक सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकती है वो है टेक्नोलॉजी, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर पे देयर इज नो कंस्ट्रेंट, दे कैन sell a lot more and they have been growing by 25% per annum, and they have the potential of doing 35 to 40% growth, right. So I think these two sectors textile और दूसरा tech, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इन दो सेक्टर्स की वजह से ज्यादा हो सकती है अगले साल अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉपरली काम किया जाए और यही मोमेंटम देखा जाए। कोविड की वजह से जरा IT के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर काफी तेजी आ गई। मैं देख रही हूँ इस ईयर नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, जो कि मैं अभी नहीं आ रही स्टॉक मार्केट पे, सिर्फ आपसे यही टच कर रही हूँ कि जो हम शेयर प्राइस की बात करें तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि 100% जो स्क्रिप्ट हैं वो उनके प्राइस इंक्रीज हुए हैं। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा वास्ट विजन है और बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है अगर पाकिस्तान इस पर तवज्जो दे। एब्सोल्युटली नताशा, अगर आप स्टॉक मार्केट की ना भी बात करें तो पाकिस्तान हर साल 30,000 IT ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। इट्स द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रीलांस IT डेवलपर्स। तो हमारा टेक टैलेंट बहुत अच्छा है, वो ग्रो कर रहा है और ये नंबर्स ओवरऑल नजर आते हैं। IT एक्सपोर्ट्स हैव बीन ग्रोइंग बाय मोर देन 25%, और
इस सेक्टर से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है खासकर लोगों को। यंगस्टर्स, राइट। तो ये जो यंग ब्रेन है जो स्टॉर्म हो जाता था या हम कहेंगे ड्रेन हो जाता था, अब वो ड्रेन नहीं होगा बल्कि वो यहीं पर रहकर प्रॉपर्ली आईटी एक्सपोर्टर बने तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? एब्सोल्युटली। अगर आप जो पाकिस्तान की बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज है उनसे बात करें, लेट्स से सिस्टम्स, नेटसॉल, वो कह रही है कि वी आर हायरिंग, जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं जो अच्छे हैं हम उनको हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी विच पाकिस्तान हैज राइट नाउ। और उसका इम्पैक्ट जो आपने बोला कि नाउ इट हैज स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट इन द पब्लिक मार्केट्स एज वेल। ओके, दिस इज द रीजन एक्चुअली। ओवरऑल अब ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट से दोबारा आते हैं, हम डिफरेंट देखते हैं इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉपरली बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते सामान और जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये तो उनका एक अपना जो है वो एक प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें हमारे कल्चर की, जो भी चीजें सिर्फ पाकिस्तान ओन कर सकता है, अगर उनके ऊपर भी तवज्जो दी जाए तो आप समझते हैं कि इससे भी हम ज्यादा, क्योंकि अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें, टर्की या डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज जहाँ पे कुछ अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो उन्होंने टूरिज्म को फरोग दिया है। अगर इसी तरीके की यहाँ पे कुछ सीन्स हों या टूरिज्म के अलावा भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ पाकिस्तान ओन करता है, तो उसके ऊपर हमारा नाम ज्यादा हो सकता है। व्हाट डू यू से? वेरी गुड पॉइंट कि इंडिजिनस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं Right. उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एंड सर्टनली डिजर्व्स मोर अटेंशन। उसमें हमारा थोड़ा बहुत मसला होता है कुछ प्रोडक्ट्स में, जिस तरह राइस के ऊपर इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट से। राइट, ये हमने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया है राइस के ऊपर। प्लीज गो अहेड। जी आपने बिल्कुल, जैसे क्योंकि हम इस चीज़ पे लेट आए हैं तो बाकी जो रीजनल के कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ हमारी प्रोडक्ट्स पे ओनरशिप क्लेम कर ली है। रॉक सॉल्ट हो गया और डिफरेंट पिंक सॉल्ट, ट्रीज। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि टूरिज्म एंड इंडिजिनस रिसोर्सेज को हम प्रमोट कर सकते हैं, जो जिसमें हम पैटेंट लेना चाहिए और ये इंटरनेशनली उस पर अपनी ब्रांडिंग एग्जैक्टली, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, और जब बिजनेस की बात हो तो अपनी प्रोडक्ट्स को ही फरोग देना वो ज्यादा एक अक्लमंदी की और एक स्मार्टनेस की बात होगी। चलें अली, लेट्स कम टू द मार्केट और ओवरऑल टॉपिक पे आते हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट को? 42,000 कंसोलिडेशन इस वीक में और मजीद जो हम कहेंगे कंसोलिडेट और स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, क्या आगे दिखाई दे रहा है? जी मैं आपकी शो पे जब आप नंबर्स बोल रही थी तो आई वाज नोटिसिंग that you know we have crossed 42,000. Right. If you remember when we started this year, जब कोविड नहीं था तो इस साल की फोरकास्ट थी 48,000, 47,000. Right. So even despite having the worst financial crisis which the humanity has faced in the recent memory, our market has done quite well. 25,000, 27,000 से हम मार्च से आए हैं 42,000 के लेवल पे। इट्स अ गुड साइन। It's a great sign. ओवरऑल वॉल्यूम्स कैसे देख रहे हैं? कुछ बिहेवियर लैकलस्टर दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मार्केट के अंदर पोजीशंस स्ट्रांग हुई हैं। क्या दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टर्स के माइंड में एक्चुअली है क्या अपोजिशन का फियर, या ये कोई पॉलिटिकल नॉइज, अनसर्टेनिटी, या ओवरऑल कोविड का जो सेकेंड वेव है इसकी स्पाइक? ये सारे फैक्टर्स हैं। लिक्विडिटी मेरे ख्याल में मार्केट में जो ड्राइव करेगी दैट विल बी रिटेल पार्टिसिपेशन। और पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले एसईसीपी ने ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग अलाउ की है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी आई नहीं है मगर उन्होंने पॉलिसी इस पर अनाउंस की है, विच इज द बिगेस्ट माइलस्टोन जो कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में इन रिसेंट टाइम हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ऐसे शहरों में जहां पे उनको ब्रोकर के साथ एक्सेस नहीं है वहां पे भी वो अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल हेल्प more than 1 million people invest overseas पाकिस्तानी के बाद लोकल पाकिस्तानी के लिए भी ये न्यूज आ गई है। Absolutely. It's a healthy sign, it's a good So I think sign. liquidity will come because of that. Okay. दूसरा आपके सवाल के इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो you're totally right. It's the battle between vaccine versus virus. Numbers वायरस के बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव पिछली वेव से ज्यादा डेडली है, पिछली वेव से ज्यादा ये भी बढ़ कहा रही जा रहा है, राइट? बिल्कुल। मगर आप ने मुझे बताया कि आज पहली वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है यूके में खातून को 90 इयर्स की लेडी को हुई है और वो बिल्कुल प्रॉपरली फिट है। इट मींस कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 100% रिजल्ट। जी, तो अब पाकिस्तान में भी चाइनीज वैक्सीन जो है वो रोल आउट हो रही है एंड तो इस बैलेंस से सारी चीजें डिटरमिन होगी कि किस तरह वैक्सीन वायरस को कंट्रोल करती है। मगर वी आर एट द एंड ऑफ द टनल। राइट, चलें इस पर मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड।
یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا، جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے، ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں، پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے. اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ بھی، اب اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے، ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے جس کی اگر ہم مدد کریں تو ملک کا فائدہ ہوگا، ایکسپورٹس بڑھیں گے. میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے، لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور ہمیں مسلسل ان کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہیں، اور وہ نوکریاں انڈسٹری سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری. ہماری اب پوری کوشش ہے کہ جو مشکلات، رکاوٹیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہیں، پوری کوشش یہ ہے کہ اب ہم رکاوٹیں ان کی دور کریں. ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ویکسینیشن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ علی فرید موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. علی، ویکسینیشن جب سے آئی ہے تو ایک ہوپ دیکھا گیا ہے پورے دنیا میں، اور خاص کر پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان میں؟ کب تک اس کی موجودگی وٹنس کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ویکسینیشن کب تک اویلیبل ہوگی پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ جی، پاکستان میں چائنیز ویکسین جو ہے وہ رول آؤٹ ہوگی. پہلی جگہ جہاں پہ ہوا ہے وہ یو کے میں ہے. یو کے شاید تھوڑا جلدی کرتی ہے، اس پہ کرٹیسزم بھی ان پہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ پورے نہیں کیے. تو آئی ایم شیور دیٹ پاکستان میں جنوری سے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اور فرسٹ کوارٹر اور فرسٹ ہاف میں وہ رول آؤٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. واٹ از امپورٹنٹ فار دیٹ از کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ویکسین میں پارٹیسپیٹ کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیو میں ہم فلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جو کیا پاپولیشن نے ان گیٹنگ دا ویکسین. اور کورونا ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ کافی اس میں ضروری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے. کہ ایک کورونا پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ پورے ہم کہیں گے ہال کو یا 100 اور 1000 آف پیپل کو کورونا جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتا ہے. ایبسولوٹلی، اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک پینڈیمک. ہاں رائٹ، کہ وہ ایک نیٹ ورک میں پھیلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی کونا رہ جاتا ہے جہاں پہ وہ اس وائرس کو ختم نہیں کیا جاتا تو وہاں سے وہ وائرس دوبارہ. لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگ اس سے ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر کورونا پیشنٹ سے ان کو ڈائریکٹلی اگر ان کا کوئی پوسچر ہوتا ہے یا پھر کوئی ڈائریکٹلی ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ہوپ فلی، مگر یہ چیزیں obviously اس کی کامیابی جبھی ہے کیونکہ اگر کورونا پیشنٹ سے ان کا ڈائریکٹلی کوئی لنک ہوتا ہے تو وہ ان سے کوئی جو ہے وہ کورونا انفیکٹ نہیں ہوگا. جی، مگر وائرس میوٹیٹ، اور ہم نے فلو وائرس میں دیکھا کہ وہاں پہ ہمیں ویکسین ملتی ہے، جیبس لگتے ہیں فلو کے، مگر دیٹ اونلی سالوز اراؤنڈ 60 to 70% آف دا وائرس. 30% کیونکہ وائرس ہمیشہ میوٹیٹ کرتا رہتا ہے جب پاپولیشن میں گرو کرتا ہے. تو اٹ وونٹ بی اے ون ٹائم فکس. آئی تھنک جو جیسا فلو میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال فلو شاٹس لگوانے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی سولوشن اس طرح کا ہو. رائٹ، اس کا بھی کوئی ایسا ہی کوئی جو جی. سین ہوگا وہ آن ہوگا. سر یہ بتائیے اوور آل سیکٹر وائز پرفارمنس کی بات کریں، سیمنٹ سیکٹر کے لیے کچھ آن لائن ڈسٹریبیوشن کی کوئی فیسلٹی آئی ہے تو یہ کتنا زیادہ ہوپ فل یا کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ ہوگا پوری مارکیٹ کے لیے؟ سیمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر، جو پیکج جو اناؤنس کیا تھا گورنمنٹ کی، اس کی ایکسٹینشن ہے. کافی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی، اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ 3 مہینے کی ایکسٹینشن مل جائے گی. مگر ابھی تک کوئی خبر اس میں آئی نہیں ہے. ڈیجیٹل سیلز جو ہے وہ اب ہر سیکٹر میں ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ تو ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ کھانے کی ڈلیوری سے لے کر اب آپ نے جیسا بولا کہ سیمنٹ اور اسٹیل کی ڈلیوری بھی آپ آن لائن کرا سکتے ہیں. تو دس از اے ٹرینڈ وچ
is structural and will happen throughout the economy. Right. जिसकी वजह से टेक सेक्टर में काफी रैली हो रही है क्योंकि people are seeing this happening. ओके अच्छा अली ये भी बताइए कि ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. वन सेक्टर में बोलूंगी, आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा. मार्केट के अंदर कैसे दिखाई दे रही है सीमेंट सेक्टर की प्राइस के बारे में बात करूं. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आया जाए तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म इनिंग्स खेली जाए तो फिर क्या फायदा है? जी शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे एक्सटेंशन मिलती है उनको जो पैकेज की, तो देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म रैली. लॉन्ग टर्म द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज डिस्पाइट कोविड कंस्ट्रक्शन में बूम आए हुए गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स की वजह से, खास तौर पे जो लेंडिंग कर और रहे हैं इससे रिलेट जितनी इंडस्ट्रीज है उनमें भी बूम आया हुआ है. एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट ने पहले से रिकग्नाइज किया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. और ये जो पैकेज था बिल्कुल राइट टाइम पे दिया गया, यानी कि टाइमली डिसीजंस लिए गए, और हमने देखा कि मेरे ख्याल में अप्रैल या मई में ये आया था, और इससे काफी हद तक इंडस्ट्रीज को बूम मिला. एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट भी जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 7% के अराउंड. तो ये भी एक अच्छा साइन है कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो. जी इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट ने कट किया टाइमली, उसकी वजह से सारी सेक्टर्स पे ग्रोथ आई इनिशियली, सारे सिक्लिकल सेक्टर्स पे. उसके बाद जाके फिस्कल स्टिमुलस दिया गया. और सबसे बड़ी जो चीज जो इस बार डिफरेंट हुई वो ये कि बैंकों को स्टेट बैंक ने फोर्स किया कि वो लेंड करें. नॉर्मली पाकिस्तान में मॉर्गेज अवेलेबल नहीं होता, राइट. जबकि बाहर तो सारी कंस्ट्रक्शन और होम परचेज होते ही मॉर्गेज के ऊपर. सर बाहर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ इंटरेस्ट रेट इतने हाई भी नहीं होते. कुछ जगह पे हमने देखा है कि नेगेटिव होते हैं. अगर हम जापान जैसे कंट्री की बात करें, या हम पैसे भी रखवाएं और पैसे भी दें रखने की. बिल्कुल रियल इंटरेस्ट रेट तो पाकिस्तान में भी नेगेटिव है इस वक्त, मगर आप सही कह रही है कि वहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म मॉर्गेज अवेलेबल होता है, 30 ईयर बॉन्ड होता है, तो इसलिए जो आपकी बोरोइंग है वो भी 30 ईयर्स के लिए होती है. Right. हमारे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है वो इतने एक्टिव नहीं है. ज़्यादातर मॉर्गेज जो आपको मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है, 20 साल के लिए नहीं मिलता. ओके So मगर आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट एंड द स्टेट बैंक आर वर्किंग ऑन दिस. ओके अली, ईएनपी सेक्टर कैसा चल रहा है? इंटरनेशनल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और अभी कुछ कमी दिखाई दे रही है, दोबारा से नेगेटिविटी पे आ रहे हैं, तो कैसे इन पर मजीद बात करेंगे. लेकिन हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब मौजूद हैं ओवर कॉल, उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. सर सबसे पहले ये बताइए, मार्केट स्टेबल नजर आ रही है, काफी हद तक 42,000 का लेवल कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है. कितना इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान की इस ईयर में? देखिए पहले तो लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे कि ग्रोथ ही नहीं आएगी, लेकिन अब तो ये मानने को तो तैयार हो गए कि पाकिस्तान में 2.5 से 3% की ग्रोथ आ सकती है. और मैं समझता हूँ कि कोविड के इसके मुश्किल टाइम के बावजूद एक्टिविटीज हो रही है, काम हो रहा है, कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं. ये चीज इंडिकेट कर रही है कि इंडस्ट्री आ चुकी है और आने वाली है फर्दर. तो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हर आदमी अब ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, लोगों के ख्यालात चेंज भी होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री में एक्सपेंशन भी होती जा रही है. तो हर अक्रॉस द बोर्ड जहाँ भी आप चले जाएं एक्सपेंशन हो रही है. तो ये चीज पाकिस्तान के लिए तो बड़ी हौसला अफजा है. सर टैक्स कलेक्शन की बात हो तो यहाँ पे फाइलर्स के नंबर्स काफी कम दिखाई दे रहे हैं इस साल में अगर हम कंपेयर करें. तो क्या वजूहत है, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए और ये सिस्टम कैसे ठीक किया जाए? उसकी वजूहत है, देखें कोविड का सीजन था, पूरा साल इसमें निकल चुका है. फेब से उठा ले दिसंबर तक बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. लोग ऑफिसों में रेगुलर बेसिस पे आ जा नहीं रहे हैं, स्टाफ कम हो गया है. तो जाहिर बात है कि और गवर्नमेंट ने भी आपको ये तो नहीं कहा कि आज डेडलाइन है, वो ये कह रही है, पहले ये होता था वो एक्सटेंशन दे देती थी, अब वो ये कह रहे हैं कि जिसको भी जरूरत हुई और वो अप्लाई करेगा तो हम उनको फर्दर टाइम दे देंगे. तो मेरा ये ख्याल है कि टैक्स रिटर्न कम नहीं होने चाहिए और ये टैक्स रिटर्न एंड ऑफ द डे उससे ज्यादा ही आएंगे जितने लास्ट ईयर थे. ठीक है सर, इसके साथ साथ ये भी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया गया है, कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि इससे पहले इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती. पाकिस्तान जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है, हमेशा किसी भी इशू पे जाए तो इन्होंने तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना आसान कर दिया कि बाहर बैठ के ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं. तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी तो जितनी हम तारीफ करें ये कम है. ये बहुत जबरदस्त काम किया है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी
जो अकाउंट की हद तक बेचारों को काफी प्रॉब्लम रहती थी, उनकी जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान में बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और सर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, एट द सेम टाइम डॉलर वीकन हो रहा है ग्लोबली, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, डॉलर तो इंटरनेशनली वीक हो रहा है, उसकी वजूहत भी है क्योंकि उन्होंने कुछ डॉलर की छपाई ज्यादा कर दी है, वो तो इशू बाहर का है। हमारा इशू ये है कि बड़े अरसे के बाद हम अपने रुपये को स्ट्रांग होता हुआ देख रहे हैं और ये हमारी, मैं समझता हूँ, बिजनेस एक्टिविटीज की भी कामयाबी होगी। जब रुपये वीक नहीं होता तो और रुपये स्ट्रांग होता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत आती है, फिर पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए साल में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को भी हम देख सकते हैं एक्टिविटीज करते हुए। हाउसिंग, रियल एस्टेट, ये हर जगह पे अब पैसे आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी करेंसी एक्चुअल वैल्यू है बल्कि अंडर वैल्यू है, वरना उमूमन हमारी तो आदत आउट वैल्यू रख के बैठे होते थे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट हिट होती थी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिट होती थी। तो अब हम उससे निकल आए हैं। तो अब ये है कि पाकिस्तान में आप जरूर ये कह सकते हैं कि मार्केट वगैरह के हवाले से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फर्दर कोई डिवेल्यूएशन का ज्यादा चांस है। फिर आप ये देखें, अब हमारे रिजर्व भी सफिशेंट है और हमारा करंट अकाउंट भी बेहतर हो गया है, तो पाकिस्तान के लिए तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। आने वाले 2 साल के लिए मैं समझता हूँ हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रीपेमेंट वगैरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो हमें रिलीफ मिलना था वो मिल चुका है और वो भी अच्छा खासा रिलीफ मिला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी हवाले से बात कर लें, आने वाले दिन पाकिस्तान के बेहतर दिन होंगे और आने वाली एक्टिविटीज बेहतर होगी। सर अभी जबकि बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कह रही हूँ, कोरोना का इतना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान ने उसको टैकल किया है और भी बहुत सारे इकोनॉमी के टर्मोइल्स थे लेकिन उसको भी सेटल डाउन किया है, लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है सर कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ओवरऑल देखी जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई हम कह सकते हैं कि डाउनफॉल साबित करेगी या फिर ये प्रॉपरली पाकिस्तान के लोग इसे लाइटली लेंगे? क्या एडवाइस करेंगे? पाकिस्तान में अगर आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ना पहले कभी थी ना आगे हम देख रहे हैं, तो उसके हवाले से तो आप बात कर रही हैं, क्योंकि ये इस मुल्क में ये बात तो है। क्योंकि जब हमने हकीकत पसंद नहीं होना और जो काम अगर आज लोग ये कह रहे हैं महंगाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई जरूर हुई है क्योंकि रुपये की वीकनेस की वजह से हुई है, लेकिन ऐसी महंगाई नहीं हुई है कि आप सुबह से लेकर शाम तक उसके नारे लगाते रहे। दूसरी बात कि आप ये देखें कि आपके मुल्क में अब एक्टिविटीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रहे हैं। आप सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें कि रिकॉर्ड यूरिया पिछले 3 महीने में सेल की है, सारी चीजें तो इंडिकेट कर रही है ना मुल्क में एक्टिविटीज हो रही। तो आप ये तो नहीं कह सकते मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक महंगाई का नारा लगाएं। तो मेरा यही ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें जरूरत है और वो मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल जो, क्योंकि जितनी रिस्क आगे बढ़ चुकी है तो उसमें नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है, पाकिस्तान के नंबर अच्छे हैं, पाकिस्तान को आगे मुझे नहीं लगता कोई रीपेमेंट का बड़ा इशू दिखता है। तो आप ये देखें पूरी दुनिया से फॉरेन पॉलिसी उठा के देख लें, हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है एक्सेप्ट वन कंट्री इंडिया। तो इंडिया हमारा दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई अब ऐसी चीज नहीं दिख रही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा जिधर हम वीक हों। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ आपको दिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अकील करीम डेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। हमने देखा पाकिस्तान का पोर्टफोलियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है और वैसे ही हमें कुछ अनसर्टेनिटीज देखने में मिल रही हैं, यानी कि ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चैलेंजेस बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अली फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अली, आप क्या कॉमेंट करेंगे? योर टेक ऑन। I totally agree with what Akil Devi साहब said that हमारी इकोनॉमी जो है इस वक्त बहुत अच्छी रिकवरी कर रही है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन को यूज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, बट आई होप कि इट डज नॉट डीरेल ऑल द गुड वर्क व्हिच हैज बीन डन ऑन द इकोनॉमिक साइड, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट
جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے آتی ہے. اٹس اے بیسک نیسیسٹی. اور مارکیٹ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹس پہ بلیو کرتی ہے اور ہمیشہ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. اگر ایسے ہی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے تو پھر مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے یا جو ردھم ہے, یہ جو مومنٹم بن رہا ہے, یہ پھر جو ہے وہ ہرٹ ہوگا. جو ہم نے دیکھا بھی پچھلے دنوں جب اکتوبر میں جب پولیٹیکل نوائز آئی, اٹ اسٹالڈ, جو ریکوری ساری کی ساری اسٹاک مارکیٹ میں ایک مومنٹم بنا تھا وہ یکدم بریک ہو گیا کیونکہ یہ نوائز اور کتنے اچھے ریزلٹس آ رہے تھے اس وقت. ایبسلیوٹلی, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. دیٹ تھرڈ کوارٹر کے جو ریزلٹس تھے دیٹ شوڈ دا انفلیکشن پوائنٹ کہ کیسے ہم نے کووڈ سے ریکوری کی, اور all of that was derailed by اور سیمنٹ کے نمبر 71 ایئرز ہائی آئے تھے, 72 ایئرز, تو دیٹ واز across the board. I think most of the company on average their growth rate was more than 45%. رائٹ. اچھا علی, اوور آل انٹرنیشنل آئل پرائز کی ہم بات کر رہے تھے, کافی نیگیٹو جا رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ ENP پہ بھی آ رہا ہے, کیسے دکھائی دے رہا ہے اب؟ جی, آئل پہ دو فیکٹرز ہیں. شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ آئل میں یکدم اسپائک آ جائے کیونکہ دنیا میں کیپیکس ایکسپینشن جو ہے آئل, نیا آئل ڈھونڈنے کے لیے, اس میں کمپنیز اب زیادہ انویسٹ نہیں کر رہی. اوکے. کیونکہ دوسری سائڈ پہ لانگ ٹرم جو ہے ایک پوری شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈ کلینر انرجی, ونڈ, سولر انرجی, ہائیڈروجن انرجی. تو اس کی وجہ سے ابھی بھی اگر ہم 100 آؤٹ آف 99% دیکھیں تو بلیف تو سارا فیول پہ ہی ہے. بالکل, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح, جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں ایک اسپائک آ سکتی ہے کیونکہ وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن فاسل فیولز. مگر امریکہ میں بائیڈن کی سب سے ٹاپ پرائورٹی ایجنڈا ہے ٹو ہیلپ شفٹ ٹورڈ گرینر انرجی. اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم, اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ شفٹ جو ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. بالکل. جس کی وجہ سے آئل کی یوز جو ہے ہماری زندگی میں وہ رہے گا, مگر ویلیویشن ملٹیپل اس کی وجہ سے نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ انویسٹرز جو لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اگلے 5 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی, وہ آئل میں نہیں انویسٹ کرنا چاہتے, وہ گرین انرجی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور گرین انرجی کی اسٹاک پاکستان میں نہیں ہے, مگر آپ انٹرنیشنل ویلیویشن دیکھیں, لیکن ہم اسے اٹیمپٹ کریں گے آنے والے دنوں میں ہوپ فلی, کیونکہ پاکستان میں گرین انرجی جب شفٹ ہوگی تو وہ کمپنیز جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ بھی کریں گی. رائٹ. اچھا, تو پھر ابھی تھوڑا سا شیئرز کی بھی بات کرتے ہیں, کیسے دکھائی دے رہے ہیں اگر ENP کے اندر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی جائے آج کے دن میں؟ So my team at KSB, we are bullish at on ENP because valuation very attractive ہے. Right. 5 to 6 times PE multiple پہ یہ blue chip companies trade کر رہی ہیں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے Absolutely. 2021 کے لیے our top picks include 2 ENPs. Personally, so you're right, the valuations are attractive, these are good companies, and I think that oil prices will go higher. I think آپ کو دیکھیں گے اگلے 12 مہینے سے پہلے, اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ there will be a spike in oil price کیونکہ کیپیکس نہیں آ رہا, سپلائی رک رہی ہے, ڈیمانڈ جو ہے وہ یکدم کم نہیں ہوگی. رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ آٹو سیکٹر سے ہی ریلیٹ کرتے ہوئے کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اب تو نیو آرڈرز بھی تھے, ایٹ دا سیم ٹائم سیکنڈ ویو ہے, لیکن اس کا بھی ٹائم اسپن جو ہے وہ شارٹ ہے, کیا آگے شیئر پرائز؟ Again, my colleagues are bullish on auto sector, especially stocks like Indus Motors, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ابھی تک اسٹرانگ ہے. جی, the three companies اس میں جو انڈس اینڈ آٹو پہ ایج کار مائی ٹیم از مور بولش بیکاز ڈیمانڈ کافی اسٹرانگ ہے. PSMC سب کے نام لے لیتی ہوں میں, آٹو سیکٹر کے میرے خیال میں شاید PSMC میں زیادہ اتنے بولش نہیں ہے, مگر انڈس موٹرز از a top pick within the auto sector. Also Lucky Cement is also producing autos here and they are doing well as well. So Lucky we like because ٹیکسٹائل بھی ہے, پھر وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں نا بہت سارے جو ریلیٹ کرتے ہوئے. جی, so ٹیکسٹائل میں Interloop is a great stock to own. ہم نے پہلے بات کی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر از آپریٹنگ ایٹ فل کیپیسٹی اور سب لوگ ایکسپینشن کر رہے ہیں کیونکہ جو آرڈرز ملے سارے آرڈر شفٹ ہو رہے ہیں انڈیا, بنگلہ دیش سے پاکستان کی طرف. So we will see that in the numbers. What about steel? Steel is linked with construction sector. So cement and steel, اگر شارٹ ٹرم میں اگر کنسٹرکشن سیکٹر کا جو پیکج ہے اس کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن ملتی ہے, you will see a big rally. کچھ ڈیویڈنڈز کی بھی لاسٹ ڈیٹس ہیں آج اور کل ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے فرٹیلائزر کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں I've not been focusing on it, مگر fertilizer sector has the highest dividend yield in Pakistan. Personally, I like growth, so that's why I prefer tech and textile. ٹیکنالوجی کی شیئرز اگر ہم دیکھتے ہیں, جیسے زیادہ ہمارے پاس ہینڈ فل شیئرز ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت کم ایک تو جو ہے وہ ہمارے پاس چوائس ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں, تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈر یا ایک فیئر نہیں دکھائی دے رہا؟ جی, شارٹ ٹرم میں کنیکشن ہو سکتی ہے, آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ ریلی بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے, کچھ اسٹاکس
नेटसॉल जो इस तरह है वो 55 से बढ़ के TRG आज भी दिखाई दिया है। TRG आपका टॉप वॉल्यूम लीडर था, मगर these stocks are still cheap compared to global tech stocks. Right. And they're all global companies. So for example, NetSol, 100% of their revenues are outside of Pakistan. So you cannot compare them with Right. OGDC or with Lucky Cement because it's actually an international company which is listed over here. You have to compare it with tech stocks listed in the UK, in the US. और उधर वैल्यूएशन इनकी अभी भी they are very cheap. मैं आपको नंबर देता हूँ, 1997 में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के जो इंडेक्स है उसके अंदर टेक का वेट सिर्फ 1.5% था, और अब क्या दिखाई दे रहा है? 33% है। The top 6 companies are all tech companies. 97 में वो सारी ऑयल कंपनी। अब तो ये है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड इज गोइंग फॉरवर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू वी आर कनेक्टिंग पीपल और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हम सिर्फ पूरे दिन हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और उससे हम हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी तो हमारी नीड ऑफ द आवर है, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी बंद कर दी जाए, मोबाइल बैन कर दिए जाए तो क्या करेगा इंसान? जी, आपके पास आईपैड है, आईफोन है, तो आप नाम ले रहे हैं, पॉलिसी नहीं है, नाम नहीं ले सकते। बिग प्रोडक्ट व्हिच एवरीबॉडी यूजेस, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। मगर टेक इज स्ट्रक्चरल, दिस इज अ वेव व्हिच कैन नॉट बी स्टॉप्ड। और आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं लिस्टेड, मगर मेरे ख्याल में अगले 12 महीने में यू विल सी मोर टेक्नोलॉजी कंपनीज गो पब्लिक because it's inevitable. This is what happened in US, this is what happened in all the other emerging markets, and it's bound to happen in Pakistan. It is the future or you cannot stop it. Overall क्या देखा जा रहा है? स्टॉक मार्केट के नंबर्स 42,000 से तो अभी दिखाई दे रहे हैं, 2 दिन और मजीद बाकी हैं, कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में 2021 के स्टार्ट में हमारे लेवल्स मार्केट के कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जी, so our team expects around 20% increase in the index from this level. So it should cross 50,000 level. And as Karim Bedi also said that जो हमारी मार्केट की रिकवरी हुई है, इट शोज द पॉजिटिव मोमेंटम। अगर तो 2020 में जिसमें कोविड था, जिसमें हमारी इकोनॉमी श्रिंक की पहली दफा हिस्ट्री में, जिसमें दुनिया का वर्स्ट क्राइसिस हमने डील किया, जिसमें पॉलिटिकल नॉइज थी, अगर उसमें हमारी मार्केट इस तरह ग्रो कर सकती है, तो अगले साल जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, तो वी शुड बी डूइंग मच बेटर देन लास्ट ईयर। सो आवर फ्यूचर शुड बी ब्राइटर देन आवर पास्ट। करेक्ट। चलें, इस पे मजीद बात करेंगे। अभी आप रिपोर्ट देखें FBR और टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वापस आते हैं। फाइलर या टैक्स पेयर वो शख्स या रजिस्टर्ड इदारा है जो कि हर मुआशी साल के अख्ताम पर अपने गोशवारे, जिनमें आमदनी और अखराजात की तफसील, असासों की फहरिस्त शामिल होती है, FBR को जमा करवाता है। और जो शख्स या इदारा ऐसा ना करे वो नॉन फाइलर कहलाता है। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, अगर आप पूरी ईमानदारी और बाकायदगी से टैक्स अदा कर रहे हैं और किसी भी वजह से अपने अदा करदा टैक्सों के गोशवारे जमा नहीं करा रहे, तो आप सरासर नुकसान में हैं। किसी हद तक लोग फाइलिंग से एलर्जिक इसलिए भी हैं कि इसमें अपनी जायदाद और आमदनी का तवाज़ुन साबित करना एक मुश्किल मरहला लगता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के अलावा टैक्स अदा करने वालों को गोशवारे जमा कराने की तरफ राग़िब करने के लिए पिछले बरसों में इक़दाम उठाने का फैसला किया है। यही वजह है कि टैक्स वसूली और टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से ऐसे अफराद जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए परेशान दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि FBR टैक्स इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नादरा के पास मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नादरा के पास मौजूद शहरियों की मालूमात में उनकी जायदादों, बैंक अकाउंट, बैरून मुल्क सफर, बिजली और गैस और दूसरे यूटिलिटी बिल्स, बच्चों के तालीमी अखराजात, गाड़ियों की तादाद, सेहत के अखराजात की तफसीलात समेत बहुत सारे दूसरे अखराजात और मिल्कियतों से मुताल्लिक मालूमात शामिल होती हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में बज़रिए कंप्यूटर कोई भी नॉन फाइलर फाइलर बन सकता है। मुतवस्सित के साथ साथ अमीर तबके का मुल्क से मुखलिस होना और टैक्स देना मुल्क को मौशी भंवर से निकालेगा। वाज़ेह रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में अक्सरियत तनख्वाहदार तबके की ही है।
रिपोर्ट आपने देखी, ओवरऑल हम देख रहे हैं 1.67 मिलियन जो है वो इस बार रिटर्न्स फाइल किए गए हैं। ओवरऑल 46% का डिक्लाइन देखा गया है लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें फाइलर्स को। तो इट मीन्स कि एक तो कोरोना का इम्पैक्ट है और दूसरी चीज ये कि ओवरऑल इस बार क्या मोटिवेशन की कमी है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, सबसे पहले ये बताइए कि रिपोर्ट आपने ओवरऑल विटनेस की होगी, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, या फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी परफॉर्मेंसेस तो ठीक जा रही हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की, तो वहाँ पे इस बार गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 46% की कमी देखी गई है लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, और 1.67 मिलियन जो है वो इस बार रिटर्न्स फाइल किए गए हैं। क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो अगर आप फर्क जो आप बता रही हैं कि 46% है, तो उसकी रीजन ये है कि तकरीबन जो है कोई 12 लाख से ज्यादा लोगों ने एक्सटेंशन फाइल किया है। इस दफा इन्होंने डेट जो है वो फिक्स 3 महीने का टाइम दिया था कि जब रिटर्न नोटिफाई हुआ, और उसके बाद इन्होंने डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिटर्न, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो सेकेंड वेव आया है जिसमें कराची जो है सबसे ज्यादा हिट हुआ है, तकरीबन हर 5वां बंदा जो टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव है, तो लोगों का जो टर्नआउट है फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, एक तो वो इस वजह से मुतासर हुआ है, और पिछला पूरा साल जिसमें तकरीबन मार्च से लेकर जो है जुलाई तक बहुत सारे छोटे बिजनेसेस जो थे वो बंद थे, और वो बड़ा तबाहकारी उनमें हुई और उनकी मार्जिन बहुत कम हुए, तो इस वजह से एक लो टर्नआउट इस बार कोरोना का इम्पैक्ट ज्यादा था, हम कह सकते हैं ज़ीशान, इज दिस राइट? कोरोना इफेक्ट तो बहुत ज्यादा था, और इसके बाद जो है इसमें रिटर्न फॉर्म में भी कई खामियां थी जो कि हमने SBR को आगाह भी किया था, और इस पे हमने कराची टैक्स बार की जानिब से एक खत भी उन्हें अरसाल किया था, और वो खामियां जो है वो भी दुरुस्त ना हो सकी, जिसकी वजह से जो है लोगों ने एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन जो है वो रिटर्न कम फाइल करे हैं। लेकिन एक जो इसमें अगर इन सारी चीजों में से अगर एक कोई पॉजिटिव आप लेंगे, तो वो पॉजिटिव ये है कि SBR ने इस वक्त जो कहा था कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, वो डेट नहीं बढ़ाई है इस दफा उन्होंने, और इसकी वजह से अब वो लोग जो लास्ट मिनट पे जो है रिटर्न फाइल करने के लिए टर्न आउट होते थे, अब उनके लिए जो है एक बड़ा तकलीफ देह मरला होगा। वो रोक के रखते थे रिटर्न आखिरी टाइम के लिए, और अब वो जो है इस दफा चूंकि उनको भी मौका ना मिल सका है, तो वो जरूर अगले सालों के लिए वो पहले से आएंगे और शायद टर्न आउट बेहतर हो। लेकिन अगर आप एक समरी में मुझसे पूछेंगी, तो इस दफा जो रिटर्न कम फाइल करने का जो तनासब था, उसकी 2 मेन वजूहत थी। एक तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और दूसरा जो है कॉम में कुछ खामियां रह गई थी, इस वजह से जो है ये रिटर्न फॉर्म ज्यादा नहीं। बिल्कुल, और इसको देखना चाहिए और इस टॉपिक को मजीद डिस्कस करना चाहिए। ज़ीशान, आपने इस पर कमेंट किया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। ओवर कॉल काफी डिटेल एनालिसिस, और टैक्स कलेक्शन की जहां बात है वहां कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स देकर भी पूरा ना हो सका। हम देख रहे थे यानी कि कोरोना का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था और इतना ज्यादा हम कहेंगे वास्ट था कि जो 46% लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, तो अभी हमें फाइलर्स जो है वो यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि अगर इस बार कोरोना ना होता तो शायद ये फाइलर्स के नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते। अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अली, ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, इस वीक के अंदर पॉजिटिव जेस्चर देखा जा रहा है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी अच्छी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अब क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर? लिक्विडिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या एक्सपेक्टेशन है? वो कितना ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज करते हुए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इक्विटीज के अंदर आएंगे? अब तक 40,000 लोगों ने रोशन डिजिटल में अकाउंट खुलवाया है, ओवरऑल बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ओवर मोर देन $100 मिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट आ चुकी है इसके थ्रू। स्टॉक मार्केट में अराउंड 1000 पीपल हैव ओपनड अप अकाउंट इन द स्टॉक मार्केट। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन रन कर रही है, स्टेट बैंक और वेरियस बैंक्स कर रहे हैं। हम भी इस पे कैंपेन में हिस्सा है और हम भी प्रमोट कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स। सो आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड विच विल कंटिन्यू बिकॉज नाउ इट्स ईजी फॉर पीपल सिटिंग इन अब्रॉड टू इन्वेस्ट। मैंने खुद अपना रोशन डिजिटल का अकाउंट खुलवाया पिछले हफ्ते। इट टुक मी 10 मिनट्स टू फिल द फॉर्म, विद ओवरनाइट मेरा अकाउंट खुल चुका था। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। और व्हाट अबाउट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, वो कितना ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए? जी, सो इट्स वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज वो डॉलर में रिटर्न मिल रहा है, उसमें 5 से 6%। वो जो है दैट्स एक्चुअली टेकिंग द मनी अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।
बिकॉज इधर डॉलराइज रिटर्न आपको 5 to 6 गारंटीड मिल रहा है और उधर आपको स्टॉक्स में स्टॉक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. सो पीपल प्रेफर गेटिंग गारंटीड रिटर्न. आई थिंक लॉट मोर मनी. और जो हम नंबर से देख सकते हैं कि 40,000 लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं, मगर स्टॉक अकाउंट सिर्फ 1,000 ने खुलवाए हैं. तो 39,000 ने सिर्फ नया पाकिस्तान और जो बाकी चले जो भी सूरत हाल होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में ही वो जो मनी है या फिर हम कहेंगे जो लिक्विडिटी है वो तो आ रही है, तो इट्स अ गुड साइन. एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्रेट साइन. और जैसा मैंने पहले बोला कि जो पाकिस्तान में बैठे लोग वो जब डिजिटली अपना अकाउंट खुलवा लेंगे अगर आसानी से, और जब ये नई चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी, दैट विल बी अ गेम चेंजर. अभी तक मार्केट में अगर देखा जाए, और ये ट्रेंड रहा है पिछले पूरे 12 महीने में, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट कर रहे हैं, मगर लोकल इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उनको मोटिवेशन की भी जरूरत है ना, उनको अवेयरनेस की भी जरूरत है, एजुकेट करने की भी जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ पे इतना ज्यादा नो हाउ नहीं होती लोगों को कि अगर उनके पास पैसे हैं, लिक्विडिटी है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, नहीं हम नहीं जा रहे. तो ये जो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया लोगों पे, इसको वॉश आउट करने की जरूरत है. जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तक पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही छोटे तबके तक महदूद रही है, और इसका वजह ये है कि लोगों के पास इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आउटरीच कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के पास, और उनके पास जाके उनको समझा सकते हैं कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट. पीपल डोंट नो कि यू गेट अ मच हायर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ऑन एवरेज देन यू डू बाय पुटिंग देन कंपेयर टू गोल्ड और पुटिंग इन अ बैंक अकाउंट. तो ये एजुकेशन की कमी है, इन्वेस्टर एजुकेशन की कमी है, और I think this requires a lot more effort from everybody, including the brokers. So this is a big focus area for me personally, and for my company to drive investor education. अच्छा अली, ये भी बताइए, गोल्ड का आपने जिक्र किया, कैसा दिखाई दे रहा है जबकि कोरोना का एक फियर भी पूरे दुनिया में मौजूद है और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर रहे थे. अब क्या प्रोसेस दिखाई दे रहा है? अब जो ये सेकंड स्पाइक आई है तो इसमें ज्यादा गोल्ड को लोग देख नहीं रहे हैं, और नॉर्मली लोकल मार्केट में भी उसके प्राइस इंटैक्ट है. क्या सजेस्ट करेंगे? जी, लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश ऑन गोल्ड, और उसकी वजह ये है कि जैसा कि करीम डेडी साहब ने भी बोला कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनली वीक हो रहा है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड हाई प्रिंटिंग की है डॉलर की, और वो उसकी वजह से लोग और एसेट्स ढूंढ रहे हैं. गोल्ड इज वन ऑफ दोज एसेट्स कि डॉलर की जगह आप गोल्ड खरीद लो या स्टॉक्स खरीद लो. द रीजन वाई गोल्ड प्राइसेस हैव कम डाउन इज बिकॉज गोल्ड में ये होता है जब प्राइसेस ज्यादा बढ़ती है तो सप्लाई भी आ जाती है, लोग अपने घर की ज्वेलरीज, अपना जो सोना सेव किया है, खासतौर पर पाकिस्तान. चलिए, गोल्ड की इतनी सारी बात हो रही है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, कमोडिटीज पे. कमोडिटीज ऑफ ऑयल्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,734 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,896 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 1859.20, ऑयल WTI पर बैरल $46.03, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $49.27. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192.75, सेलिंग वॉज 195.50, यूके पाउंड बाइंग रही 212.50, सेलिंग वॉज 215.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.25, सेलिंग वॉज 161, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.65, सेलिंग वॉज 24.80, Saudi Riyal buying at 42.35, selling was 43 rupees. UAE Dirham buying at 43.45, selling was 44 rupees. Kuwaiti Dinar buying rahi 500 rupees, selling was 502.50. And lastly, Omani Riyal buying rahi 411.50, selling was 413.50. ये था फॉरेक्स कमोडिटी से लेटेस्ट अपडेट. इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डिक्लाइन शो हो रहा है. एट द सेम टाइम लोकल मार्केट में गोल्ड जो है वो पॉज होते हुए दिखाई दे रहा है. आज हमने डिटेल प्रोग्राम में डिस्कस की, जो मार्केट के हवाले से डिस्कशन की, और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन के हवाले से, एफबीआर के हवाले से, और इसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे भी हमने आज बात की. अली फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे. थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफी डिटेल एनालिसिस दिया. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज thistalk@ctv.com.ck. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.